डिटर्मिनेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं सारे। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एक टॉपिक दैट इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, देखो अब तक जितना हमने पढ़ा है ये पढ़ने के बाद आपको आराम से स्लोप समझ में आ जाए। आप ध्यान से देखिए, शेड्यूल जो है वो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ जो है कर्व जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मार्केट डिमांड जो होता है उसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स दिखाने हैं आपको, कम से कम 2 दिखाने, क्योंकि मार्केट डिमांड जो होता है चाहे डिमांड शेड्यूल हो चाहे कर्व हो, वो समीशन होता है किसका, इंडिविजुअल डिमांड। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि व्हाट इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। इसके बाद पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ डिमांड। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है, सुनिएगा ध्यान से। मैं एक टेबल बनाता हूं जिसमें मैं ये शो कर रहा हूं कि प्राइस इंक्रीज होने पर, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। इतना हम सब लोग अब तक जान चुके हैं, सारी बातें इसकी हो रही हैं। तो डिमांड हो गई बेटा, मान लीजिए प्राइस बढ़ने पर 10 से 8 यूनिट्स। तो इसी चीज को अगर मैं ग्राफ में प्रेजेंट करूं, इसी चीज को अगर प्रेजेंट किया जाए ग्राफ में, तो कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, प्राइस 2 से 4 और डिमांड जो है वो आपकी 10 यूनिट से 8 यूनिट्स हो गई। सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन को हम कर्व में प्लॉट करेंगे। आइए प्लॉट करते हैं। तो हमने एक्स एक्सिस ले लिया, प्राइस आपका 2 और 4, डिमांड आपकी 10 से 8 हो गई है। तो हम यहां पर स्केल ले लेते हैं, 2 का 2 4 6 8 डन। अब प्राइस जब 2 था, डिमांड थी 10 यूनिट। प्राइस जब 2 था, डिमांड थी 10 यूनिट्स। जब प्राइस 2 से 4 हुआ, डिमांड हो गई 8 यूनिट। कितनी हो गई, 8 यूनिट। तो हमने ये कॉम्बिनेशन यहां प्लॉट कर, पहले आप ए पॉइंट पे थे, अब आप बी पॉइंट पे आ गए। प्राइस जैसे इंक्रीज हुआ 2 से 4, डिमांड कम हो गई 10 से 8। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिमांड कर्व बना सकते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करके। ये आपका डिमांड कर्व भी आ गया। यहां तक आई होप किसी को भी डाउट नहीं होगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये आपका डिमांड कर्व डी डी। आपसे पूछता है स्लोप क्या होता है। अब मेरी बात सुनना, मैं डेफिनेशन लिखता हूं स्लोप की। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ change in price, change in price to change in quantity demand, change in price to change in quantity demand। ध्यान से देखें, change in price और change in demand के रेशियो को हम बोलते हैं स्लोप। अगर मैं यहां फॉर्मूला लिखूं स्लोप का, तो क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस, ये डेल्टा का साइन मतलब होता है चेंज का, डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इससे आपका स्लोप आ जाएगा। ये चेंज का साइन होता है डेल्टा, ध्यान रखना। अब बच्चे पूछते हैं सर चेंज कैसे निकालें। बच्चों चेंज इन प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू प्राइस यानी P1, ये आपका न्यू प्राइस होता है, माइनस ओल्ड प्राइस, वो आपका P है मान लीजिए। ऐसे ही चेंज इन क्वांटिटी आपको निकालना है, तो न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी आप कर सकते हैं, यानी Q1 माइनस Q। ये आपका Q1 है और ये आपका Q है। अब आप निकालिए चेंज इन प्राइस, P1 माइनस P मतलब कि 4 माइनस 2 दैट इज प्लस का 2। अब निकालना है आपको चेंज इन क्वांटिटी, मतलब कि 8 माइनस 10, Q1 माइनस Q 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 2। अब क्या देखते हैं, आपका स्लोप आता है -1। अब स्लोप होता क्या है, इतना चेंज हो रहा है आपका प्राइस में, ध्यान से देखिए, इतना चेंज हो रहा है आपका प्राइस में,
ये आपका चेंज इन प्राइस है और इतना चेंज हो रहा है आपका क्वांटिटी में, ये आपका चेंज इन क्वांटिटी है। तो अगर हम चेंज इन प्राइस को और चेंज इन क्वांटिटी को डिवाइड कर दें, तो ये जो आपका आता है, इस पोर्शन को बोलते हैं स्लोप। ये स्लोप है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला हुआ चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, आपका आया -1। ध्यान रखें, स्लोप हमेशा आपका माइनस में आएगा। क्यों? ये प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए स्लोप हमेशा आपका नेगेटिव आता है। अब देखो, आपके नोट्स में अगर हम चलें, आपके नोट्स पे हम चलें, व्हाट इज स्लोप? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डिफाइंड एज चेंज इन द वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस, मतलब कि प्राइस लिया वाई पे आपने, और चेंज इन वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस, जो आपने डिमांड ली एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, आपने निकाल के दिखा दिया। ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, या पढ़ चुके हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस डिमांड में, तो स्लोप हमेशा नेगेटिव आता है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मेजर द फ्लैटनेस और स्टीपनेस, जितना ज्यादा आपकी वैल्यू होगी, जितना ज्यादा आपकी वैल्यू होगी स्लोप की, उतना फ्लैटर कर्व होगा। जितनी कम वैल्यू होगी स्लोप की, उतना स्टीपर कर्व होगा। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। जैसे मार्केट डिमांड कर्व बनाया था, फ्लैटर आया था ना, तो मार्केट डिमांड कर्व का स्लोप फ्लैटर है, क्योंकि उसमें चेंज ज्यादा है। और डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड का स्टीपर है, उनका स्लोप कम आएगा। तो इस तरह से होता है। तो स्लोप निकाल के दिखा दिया आपने। तो स्लोप का यूज क्या है? फ्लैटनेस या स्टीपनेस शो करने के लिए हम स्लोप निकाल। अब ये डिमांड कर्व देखो स्टीपर है, थोड़ा खड़ा सा है। अगर डिमांड कर्व फ्लैटर होता ना ऐसा, तो स्लोप ज्यादा आता, -2, -3, -4, ऐसा आंसर आता आपका। तो -1 आया, तो ये स्टीपर कर्व। ओके, स्लोप का यूज क्या है? स्टीपनेस और फ्लैटनेस को मेजर करने के लिए हम स्लोप निकाल। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। डेफिनेशन क्या है? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज द रेशियो ऑफ चेंज इन प्राइस टू चेंज इन क्वांटिटी। ये स्लोप था, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्लोप के नोट्स आपने देख लिए। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को अच्छे से करें, एग्जाम में आने के चांस होते हैं इसके, तो गलती ना करें। इसमें एग्जाम्पल देने, न्यूमेरिकल आपको ऐसा, और वैल्यू निकाल के दिखानी है और बताना है स्लोप किस लिए होता है, स्टीपनेस और फ्लैट। ये आपका छोटा सा टॉपिक था। आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मुझे कराना है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, जिसके एग्जाम में आने के चांस होते हैं, और ये बड़े काम का टॉपिक है। आगे बहुत जगह आपका ये टॉपिक यूज होने वाला है। लॉ ऑफ डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई लॉ, देखो चैप्टर अभी आएंगे आगे, आपका डिमांड चैप्टर चल रहा है, अभी इलास्टिसिटी आएगा, उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन आएगा, प्रोडक्शन फंक्शन में भी लॉ आएंगी। जहां भी लॉ आए इकोनॉमिक्स में, वहां याद कर लो, आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, कोई भी लॉ हो, लॉ वाले क्वेश्चन ज्यादातर जो होते हैं ना, वो बड़े मार्क्स में, और वहां होता है एक फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले जब भी लॉ ऑफ डिमांड एग्जाम में आएगा, लॉ ऑफ प्रोडक्शन आएगा, आप सबसे पहले बताएं मीनिंग, कि लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है, मीनिंग क्या है। जहां भी लॉ है ऑलमोस्ट, वहां हमेशा अजम्पशंस भी है। तो मीनिंग के बाद अजम्पशन, कि क्या एज्यूम किया गया इस लॉ के अंदर, अजम्पशंस बताएं। मीनिंग हो गया, अजम्पशंस हो गया, अजम्पशंस के बाद आप उस लॉ को समझाएं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड कर्व। तो अजम्पशंस होंगी, शेड्यूल होगा, फिर कर्व होगा, और कर्व को एक्सप्लेन करें। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। देखो, अब तक आपने पूरे चैप्टर में जो पढ़ा ना, वो लॉ ऑफ डिमांड। पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा आपने? आपने पूरे चैप्टर में ये पढ़ा है कि प्राइस और डिमांड, इन दोनों में इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। लॉ ऑफ डिमांड यही है। देखो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं लॉ ऑफ डिमांड states that, law of demand states that keeping other factors constant, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं ग्रीन में लिख रहा हूं, keeping other factors constant, there is inverse relationship, there is inverse relationship between price and quantity demand.
On the other hand, on the other hand, if price of a commodity increases, if price of a commodity increases, quantity demand falls and vice versa. मेरी बात समझना, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, बताओ अदर फैक्टर्स क्या होते हैं? आप बोलता है सर नहीं पता। जब मैंने अदर फैक्टर्स पढ़ाए थे आपको, इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स पढ़ाए थे ना, वहां साफ साफ लिखा था कि जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूं वो अदर फैक्टर्स हैं। प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स थे ये अदर फैक्टर्स। लॉ ऑफ डिमांड कहता है ये कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होने चाहिए। तो चेंज क्या होना चाहिए? सिर्फ प्राइस ऑफ गिवन गुड, पहला पहला फैक्टर। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी फैक्टर्स की बात नहीं होगी, सिर्फ प्राइस की बात हो रही है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गिवन गुड एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम होगी, वाइस वर्सा, मतलब प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये चीजें आपको यहां बतानी है। लॉ ऑफ डिमांड स्पेशली बोलता है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, और इसी को हम एक डिफरेंट ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं सेटरिस पैरेबिस। क्या बोलते हैं? सेटरिस पैरेबिस। इसका मतलब क्या होता है आप भूले नहीं, सेटरिस पैरेबिस मतलब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। लैंग्वेज अलग है, मतलब एक ही है। सेटरिस पैरेबिस, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है सेटरिस पैरेबिस मतलब अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट and there is inverse relationship between price and quantity। ये मीनिंग है। आप मीनिंग में कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट वाली बात नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स कम। ठीक है, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट सिर्फ प्राइस को चलाता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस डिमांड की बात कर रहा हूं मैं बस। तो अजम्पशंस यही है जो मैंने ये लिखा है। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट से ही अजम्पशन निकल के आती है। अदर फैक्टर में चार फैक्टर पड़े हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, उन चारों को रख दो कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। लॉ ऑफ डिमांड मैं अज्यूम कर रहा हूं कि प्राइस ऑफ अदर गुड चेंज नहीं हो रहा, इनकम चेंज नहीं हो रही। क्यों बोलता है लॉ ऑफ डिमांड? क्योंकि दो फैक्टर एक साथ चेंज होंगे, लॉ ऑफ डिमांड नहीं चल पाएगा। एग्जांपल देता हूं, प्राइस बढ़ गई किसी चीज की, ऑब्वियस बात है प्राइस बढ़ गए तो आप डिमांड कम करते हो, लेकिन साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ गई तो आप डिमांड नहीं कम करोगे, आप ले लोगे। तो कहां से आएगा प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप? प्राइस और डिमांड में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप रहे, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कीपिंग अदर फैक्टर। तो पहली अजम्पशन लिखूंगा मैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों गुड्स के प्राइस कांस्टेंट रहने चाहिए। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों की बात हो रही है, इन दोनों के प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा, इनकम ऑफ बायर रिमेन्स कांस्टेंट, इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, रिमेन्स अनचेंज। तीसरा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखो अगर किसी चीज का टेस्ट आपके लिए फेवरेबल है, बहुत अच्छा लगता है आपको, तो प्राइस ज्यादा हो तो भी आप उसको लोगे। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि टेस्ट चेंज नहीं होगा तभी तो इनवर्स रिलेशनशिप आएगा। आप कब नहीं लोगे प्राइस बढ़ने, जब टेस्ट आप अनचेंज रखेंगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट। देखो प्राइस ज्यादा है पर आपको बहुत अच्छा लगता है, जब हाई प्राइस पे भी डिमांड हाई कर लोगे। कहां आया इनवर्स रिलेशनशिप? लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड प्रूव करना चाहता है तो वो बोलेगा ना टेस्ट प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट, तभी तो प्रूव कर पाएगा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे ही नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इसको भी कांस्टेंट रखना है। ये सारे फैक्टर्स
जब कांस्टेंट रहेंगे तब चलेगा लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? इनवर्स रिलेशनशिप। उसको आपको दिखाना पड़ेगा थ्रू टेबल एंड डायग्राम, क्योंकि 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है। तो आपको उसमें सब कुछ बताना है, मीनिंग, अजम्पशन, ठीक है, टेबल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। प्राइस बढ़ेंगे और डिमांड आपकी कम होगी। आपने दोनों चीजें यहाँ पर दिखा दी, टेबल भी और अब हम दिखाएंगे ग्राफ। तो दोनों दिखाएंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब ग्राफ जब बनाओगे आप तो इसी टेबल से बनाओगे। आप यहाँ पर प्राइस लेते हैं और यहाँ क्वांटिटी डिमांड लेते हैं। आप दोनों ही चीजें यहाँ पर दिखाओगे। प्राइस प्लॉट कर दोगे वैल्यूज। प्लॉट करने के बाद जैसे आपने पहले डिमांड कर्व बनाया था वैसे अगेन आप एक डिमांड कर्व बनाएंगे इन वैल्यूज से। जब प्राइस 1 था तो डिमांड कितनी थी आप सब जानते हैं, हमने 10 प्लॉट करना है, फिर 8 प्लॉट करना है, फिर 6 प्लॉट करना है, फिर 4 प्लॉट करना है, फिर 2 प्लॉट करना है। इन सारे कॉम्बिनेशंस को ज्वाइन करने के बाद जो हमें कर्व मिलता है उसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको इस तरह समझाना है, मीनिंग, assumptions, टेबल, डायग्राम। अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन कैसे करते हैं सुनिएगा। इन द अबव फिगर, आपको पूरी इकोनॉमिक्स में ना ऐसे एक्सप्लेनेशन देंगे, जैसे पीपीसी में भी अपनी कंज्यूमर क्लिप में भी अपनी देख। इन द अबव फिगर ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांड इज शोन, ऑन वाई एक्सिस प्राइस इज शोन। Price increases from 1 to 2, then demand fall from 10 to 8 units and so on. After joining combinations जो भी आपके आए हैं A B C D आप लिख सकते हैं. After joining all the points you will get a demand curve that is downward sloping straight line because there is inverse relationship between price and quantity. इस तरह से आप समझाओगे, आपके नोट्स में समझाया हुआ अच्छी तरह से। लॉ ऑफ डिमांड को अच्छे से यहाँ समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। मीनिंग, assumptions, टेबल, डायग्राम, ये एक्सप्लेनेशन आपकी। तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे खत्म होता है। जैसे यहाँ किया वैसे मैंने आपको करके दिखाया। तो लॉ ऑफ डिमांड अगर पूछा जाए कौन सा कंसेप्ट है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, तो आप बोलोगे लॉ ऑफ डिमांड जो है ना बेटा वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, नॉट क्वांटिटेटिव। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ इतना बताता है कि प्राइस और डिमांड का डायरेक्शन क्या होगा। प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होंगे डिमांड बढ़ेगी। लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता कि कितने प्राइस कम होने से कितनी डिमांड बढ़ेगी। रिस्पॉन्सिवनेस मेजर नहीं करता, मैग्नीट्यूड मेजर नहीं करता। ये सारी मेजरमेंट जो है ना क्वांटिटी की न्यूमेरिकल की फॉर्म में, ये हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बोला जाएगा क्वांटिटेटिव। लॉ ऑफ डिमांड जो है ना वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। इस पे इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो लॉ ऑफ डिमांड ये था, आपको समझ में आ गया। हमने आज स्लोप पढ़ लिया, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, डिमांड शेड्यूल पढ़ लिया, डिमांड कर्व पढ़ लिया, दोनों के दो टाइप्स पढ़। तो आपको एक होमवर्क देता हूं मैं। होमवर्क क्या है? आपको घर पे आज क्या करना है, अपनी अजम्पशन बेस्ड डिमांड शेड्यूल की अपनी अजम्पशन बेस्ड वैल्यूज लेनी है। उसमें दोनों डिमांड शेड्यूल, ठीक है, दोनों कौन से, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल अपनी वैल्यूज लेके, प्राइस फॉल करना, डिमांड बढ़ाना, वैल्यूज अपनी लेना। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये दोनों बनाने हैं। कम से कम 2 कंज्यूमर्स आपको लेके चलना। ये दोनों टेबल जब बन जाएंगे अपनी वैल्यूज के हिसाब से, उन्हीं वैल्यूज को, उन्हीं टेबल को आप ग्राफ में प्लॉट करना, डिमांड कर्व बनाना, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाना, मार्केट डिमांड कर्व बनाना। फिर देखना आपने गलती कहाँ की। गलती नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। आपको ध्यान रखना है कि लेबलिंग पूरी हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा हो, एक्स पे क्या लेते हैं, वाई पे क्या लेते हैं, सब लिखा हो। उसके बाद आप देखो, और ना ध्यान रहे आप पहले एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद अपनी वैल्यू लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बुक बंद करके, नोट्स बंद करके आपको 4 चीजें बनानी है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, और उसके बाद स्लोप ऑफ डिमांड कर्व में भी अपनी वैल्यूज लेके डायग्राम बनाना, स्लोप का फॉर्मूला लिखना है स्लोप का।
तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और ये 4 चीजें और, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। होमवर्क करेंगे, चीजें याद रहेंगी, प्रैक्टिस रहेगी, डाउट्स आएंगे, पूछोगे, चीजें याद हो जाएंगी। तो ये आपका आज का काम है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक है, बहुत ज्यादा मार्क्स का टॉपिक है, मतलब 6 मार्क्स का टॉपिक है, क्वेश्चन आता है आपका। टॉपिक का नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व बोल सकते हैं उसको, और शिफ्ट इन डिमांड। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पढ़ाने के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, तब तक के लिए होमवर्क आपका पूरा हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं होमवर्क के साथ। थैंक यू सो मच।